एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की फाइनल पार्ट को। इसमें हम जानेंगे कि डेलीगेशन क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही साथ इसके एलिमेंट्स क्या है और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें जानना होगा कि डेलीगेशन का मतलब क्या है। डेलीगेशन मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें बहुत सारे काम दिए जाते हैं। तो मैनेजर जो होते हैं वो अकेले हर काम को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं कि हर काम को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को वो अपॉइंट करते हैं और इन सारे काम को वो एक एक इंडिविजुअल को डिवाइड कर देते हैं। और साथ ही इसे सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ मैनेजर्स उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऑथोरिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू एक जो सब ऑर्डिनेट है, एक जो वर्कर है, वो सही तरीके से काम को कर सके। अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ये काम असाइन की जाती है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैनेजर उनको कुछ अपनी ऑथोरिटी भी शेयर करता है, जो कि हेल्प करता है सबऑर्डिनेट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से वर्कआउट करने के लिए। तो यही है हमारी डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है कुछ काम असाइन करना और इसके अकॉर्डिंग कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करना। जो मैनेजर्स अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, वो अपने काम को थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जिससे कि वो सही तरीके से उन्हें इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट मिल सके। और अगर इस तरीके से काम करने पर क्या होता है कि मैनेजर जो होते हैं वो हर एक काम के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को जो जिसको काम दिया जाता है उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं और सही तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करना ही क्या होता है, डेलीगेशन है। ओके, चलिए अब हम इसकी इम्पॉर्टेंस को देखेंगे। क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस? इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजर क्या करते हैं, अपने सारे जो भी रूटीन काम होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैनेजर्स अपने जो इम्पॉर्टेंट काम है, दूसरे जो अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, उन पर ध्यान दे सकते हैं। और मैनेजर्स सही तरीके से ऑथोरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से ऑथोरिटीज़ भी देते हैं, जिससे कि वर्क सही तरीके से हो सके, सही तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल सके। तो ये है डेलीगेशन की एक इम्पॉर्टेंस, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन। जिस तरह से एम्प्लॉयज़ को वर्क दिया जाता है, उसके साथ साथ उसे कुछ उसके अकॉर्डिंग ऑथोरिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। और बीच बीच में क्या होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं उन्हें कई बार फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, वर्कर्स मोटिवेट हो सकते हैं। और इस तरह से सही तरीके से इफ़ेक्टिवली वर्क करते रहने से मोटिवेटेड जो एम्प्लॉयज़ होंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी सही बनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स वर्क सही होगा, मैनेजमेंट सही होगी तो क्या होगा, कंपनी भी सही तरीके से डेवलप करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ वर्कलोड। मैनेजर अकेले अगर सारा काम करेगा तो क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आएगा और वो सारे काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, डेलीगेशन का मतलब ही है कुछ वर्क्स प्रोवाइड करना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सबऑर्डिनेट्स को, और उसके साथ साथ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करना, जिससे कि मैनेजर्स भी अपने वर्क को सही तरीके सिस्टमैटिकली ढंग से परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यस, सारे वर्क अगर अकॉर्डिंगली होंगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप जो रहेगी वो ऐसे ही नॉर्मली सही हो जाएगी। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छी बनी रहेगी, दोनों एक दूसरे को काम को सही तरीके से कर पाएंगे और ओवरऑल कंपनी क्या होगी, सही तरीके से डेवलप करेगी। ये थी इम्पॉर्टेंस डेलीगेशन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानेंगे कि डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो
एलिमेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट ऑथोरिटी एंड थर्ड अकाउंटेबिलिटी। सो फर्स्ट हम जानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इसे हम प्रोसेस भी कह सकते हैं डेलीगेशन की। जैसे कि पहले क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएगी, उसके बाद ऑथोरिटी प्रोवाइड की जाएगी और नेक्स्ट वो पर्सन उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एक इंडिविजुअल को कुछ वर्क असाइन करना, कुछ जॉब प्रोवाइड करना, कुछ एक्टिविटीज़ टास्क देना, और इसमें हो सकता है वो फिज़िकल टास्क या फिर मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है, और वो भी उसके जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी। डेलीगेशन यही से स्टार्ट होता है कि मैनेजर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा। तो यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ऑथोरिटी क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अब कुछ ऑथोरिटी भी प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो काम नहीं होगा। सो ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी का मतलब है कुछ पावर, जिससे कि एक जो सबऑर्डिनेट है वो डिसीजन ले सके। एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ पावर उसके पास होनी ज़रूरी है, इसीलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करने के लिए कुछ ऑथोरिटी जो है वो मैनेजर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेगा। सो मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देता है साथ ही साथ ऑथोरिटी भी देता है, और ये क्या है? ये है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की जो डेलीगेशन हम कह रहे हैं उसकी ये सेकंड स्टेप है, ऑथोरिटी प्रोवाइड करना। और जब ऑथोरिटी दी जाएगी तो ये क्या रहता है मैनेजर्स के माइंड में, ये ध्यान में वो रखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी जो है वो मैच करनी चाहिए, वो दोनों बराबर की होनी चाहिए, तभी ये सही तरीके से एक जो एम्प्लॉय है वो काम को सही तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी। क्या है अकाउंटेबिलिटी? हमने मैनेजर ने क्या किया, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की, उसके अकॉर्डिंग ऑथोरिटी भी दे दी, और नेक्स्ट जब ऑथोरिटी मिल गई तब वो जो एम्प्लॉय है वो उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, यही है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है वो उस काम के लिए आंसरेबल होगा, वो काम सही तरीके से परफॉर्म हुआ है या नहीं, सही वो कम्प्लीटली परफॉर्म हुआ है या नहीं। और ये क्या है? ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो थर्ड और फाइनल स्टेज है डेलीगेशन प्रोसेस की। सो इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम सबऑर्डिनेट्स को ऐसा नहीं करते कि सिर्फ वर्क असाइन कर देते हैं, ऑथोरिटी दे देते हैं। इसका मतलब है उसे कम्प्लीटली फुल्ली सही तरीके से वो अपने काम को भी परफॉर्म करेगा, यही है हमारी अकाउंटेबिलिटी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे तीनों के बीच का डिफरेंस, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों के बीच एक बेसिक डिफरेंसेस हैं। चलिए हम अब जानेंगे कि उनके बीच क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट या फिर मीनिंग कह लीजिए। सो ऑथोरिटी का मतलब क्या है कि कुछ काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर प्रोवाइड की जाती है डिसीजन लेने के लिए, वो है ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ड्यूटी, एक एक्टिविटी जो कि मैनेजर के थ्रू अपने सुपीरियर के थ्रू सबऑर्डिनेट्स को दी जाती है। अकाउंटेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, और या फिर कह सकते हैं कि वो आंसरेबल होगा, वो सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा उस काम को जो दिया गया है वो उसे सही तरीके से परफॉर्म किया है या फिर नहीं। से नेक्स्ट है डेलीगेशन। ऑथोरिटी में क्या होता है? ये डेलीगेट किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसमें क्या होता है, मैनेजर जो है वो कम्प्लीटली इसे डेलीगेट नहीं कर सकता, उसको खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी, इसमें तो वो हो ही नहीं सकता, मतलब वो कम्प्लीटली जो अकाउंटेबल है वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को नहीं मान सकता, उसे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, मैनेजर्स को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। सो ऑथोरिटी में किस तरफ से डायरेक्शन होता है? जो डायरेक्शन है वो फ्लो करता है डाउनवर्ड्स, मतलब ऑथोरिटी किसे दी जाती है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में डायरेक्शन किस तरफ है? ये अपवर्ड है, मतलब वो काम के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अकाउंटेबिलिटी, ये भी अपवर्ड की तरफ ही
फ्लो करता है। इसमें भी जो अकाउंटेबल कौन होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, और वो सुपीरियर के लिए, वो टास्क के लिए अकाउंटेबल होते हैं। इमरजेंस, ये कहाँ से अराइज करता है? ये फॉर्मल सिचुएशन में, अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल सिचुएशन में अराइज की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होती है? जहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। तो ये थी हमारी डिफरेंस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में। अब हम देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, वो क्या क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है हमारी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो सिर्फ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी के पास ही रहेगी। मतलब जो सुपीरियर है वही उसी हायर लेवल पर ये अथॉरिटी उनके पास रिजर्व रहेगी। और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि हर लेवल पर अथॉरिटी और पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। कंपनी के हर लेवल पर मैनेजमेंट क्या करेगी? इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करेगी पावर और अथॉरिटी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी हमें क्या बता रही है कि ये जो है अथॉरिटी किनके पास होगी? सिर्फ किस पर होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगी। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पर क्या होता है? ये सारी अथॉरिटी जो रहेगी वो सिस्टमेटिकली इवनली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हर लेवल पर। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी ये किन कंपनी के लिए सूटेबल है? सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो किन के लिए सूटेबल होती है? स्मॉल स्केल कोई बिजनेस हो या फिर स्मॉल स्केल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके लिए ये सही है। फॉर एग्जांपल लाइक स्मॉल शॉप्स, उसमें क्या होता है? जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, उनके पास अपनी अथॉरिटी रहती है, वही टॉप लेवल पर है, वही अथॉरिटी पे रहते हैं, और वो जितनी ऑर्डर देते हैं उतनी ही उनके वर्कर्स को वो काम फॉलो करना होता है, स्टाफ्स उसे फॉलो करते हैं। सेंट्रलाइजेशन किन के लिए सही होता है? ये लार्ज स्केल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये उनके लिए सही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसे सही तरीके से देखने के लिए क्या करना पड़ता है? अथॉरिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है फ्रीडम। मैनेजर्स क्या होते हैं? मैनेजर्स के पास बहुत ही कम फ्रीडम होती है कोई भी काम को करने के लिए, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल के पास होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा फ्रीडम होती है क्योंकि यहाँ पे इवनली जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो ये डिफरेंस था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच। अब हम जानेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक ही जैसे लगते हैं, पर इन दोनों के बीच बहुत सारी डिफरेंसेस है, उन्हें अब हम देखेंगे। डेलीगेशन में कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और क्या है इसका मीनिंग? इसमें अथॉरिटी जो होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच क्या होता है कि ट्रांसफ़र होता है। और इसमें क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि मैनेजर और उसका इमीडिएट जो सबऑर्डिनेट होगा वही डेलीगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन इसका स्कोप जो है वो बहुत ही लार्ज है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी लेवल पर एम्प्लॉयज़ हो तो हर एक को कुछ ना कुछ उसकी जो अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसे कुछ पावर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस। डेलीगेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर्स के डे टू डे वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। हर दिन मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी उन्हें देनी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये क्या होता है, ये वन टाइम डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसीज़ में जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती है उसमें ये लिखा होता है, इंक्लूड किया होता है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वही डिसाइड करती है कि कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी या फिर सेंट्रलाइजेशन। सो इस डिसीजन को चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ये क्या होता है, इसे बहुत ही ध्यान से लिया जाता है इस डिसीजन को। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। डेलीगेशन में क्या होता है, मैनेजर्स के पास अथॉरिटीज़ तो होती है और साथ में
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी देते हैं। और ये क्या होता है, ये वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ये काम को वो सुपरवाइज करते रहते हैं। मैनेजर्स जो रहते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से सुपरवाइज करते रहते हैं, काम को देखते रहते हैं। पर डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, क्योंकि एक बार अथॉरिटी दे दी जाती है सिस्टमेटिकली हर एक लेवल पे, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस, उसके बाद उतनी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, हर एक मैनेजर पर ये डेलीगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट यहाँ पे रिलेशनशिप चलता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर पे होती है। ओके, 1 सेकेंड। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। देखिए नेचर क्या होता है, डेलीगेशन बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी इन नेचर है, होती ही है, ये डे टू डे वर्क के लिए ज़रूरी होती है। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये वन टाइम पॉलिसी होती है, कंपनी डिसाइड करती है सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अपनाएगी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये ऑप्शनल इन नेचर है। नेक्स्ट है ग्रांटेड बाय, कौन ग्रांट करता है, डेलीगेशन जो होता है वो इमीडिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो रहते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट की डिसीजन होती है। आई होप आपको ये क्लियर आउट हो गया होगा सारे पॉइंट्स। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कीजिएगा। ऑर्गेनाइजिंग की आज सारी जो भी टॉपिक्स थी वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।